और आज का जो हमारा बिंदु रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये बिंदु अगर स्कूल व्याख्याता की बात करें डायरेक्टली नहीं बताया गया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि इनके जो विद्वान है वो आगे आपके अधिगम जो टॉपिक है वहां पर इंक्लूड है, तो वहां से आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा कि हम इनको पहले से ही जान लें। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदायों के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले अपन दर्शन शास्त्र से इनका एक सिद्धांत उठाते हैं जो आज भी शिक्षा मनोविज्ञान में चल रहा है। कौन सा सिद्धांत चल रहा है? सिद्धांत का नाम है प्लेटो का सिद्धांत। प्लेटो ने क्या कहा था कि जब शिक्षा होती है ना उसमें अध्यापक को कितनी की मेहनत करनी है। वो कहता है कि इतनी मेहनत करनी है जितनी आप एक पुस्तक पे मेहनत करते हो, उससे ज्यादा ध्यान आपको किस पे रखना है? बालक पे रखना है। अर्थात इन्होंने कहा कि शिक्षा के अंदर बालक के अंतर्निहित शक्तियां, उसके अंदर पहले से क्या है अंतर्निहित शक्तियां, उन्हें क्या निकालनी है? बाहर निकालनी है। और किस अनुसार निकालनी है? बालक की इच्छा अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार। उस समय कह दी थी जब ये दर्शन शास्त्र का भाग थी, तो सबसे पहले इन्होंने जब ये बात कही कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बालक की रुचि, बालक की क्षमता के अनुसार क्या निकालना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए। हम इस तरीके से नहीं पढ़े हुए, शायद हो सकता है आप पढ़े हुए हो, क्योंकि पहले जो एजुकेशन प्रणाली थी ना वो ऐसी नहीं थी। ठीक है, अध्यापक अपनी मर्जी से पढ़ाया करते थे। जैसे क्लास में आते थे, आके बैठ जाते थे, हाँ भाई खड़े हो रहे, पढ़ दे पाठ, वो पूरा बच्चा पाठ पढ़ देता था। या ऐसे तू, हाँ तुम पढ़, बैठ जा, तुम पढ़, बैठ जा, सारे इस तरह से पढ़ाया करते थे। तो ये शिक्षा प्रणाली पहले प्रचलित थी हमारे विद्यालयों में, हम तो इससे पढ़े हुए हैं। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अध्यापक को समय दिया जाता है कि आपको ही पढ़ाना है। कितनी मिनट का पीरियड होता है? 45 मिनट का। 45 मिनट में से कितने मिनट पढ़ाने हैं? तुम अध्यापक बनने जा रहे हो, 20 मिनट पढ़ाना है। 20 मिनट ही पढ़ाना है, बाकी क्या करना है? अन्य गतिविधियां। सबसे पहले आना है, क्लास में आते ही आपको बच्चों को अपने विषय से जोड़ना है। आपसे पहले मान लीजिए आप हिंदी पढ़ाते हो और आपसे पहले मैथ का पढ़ा कर गया है, बच्चे अभी साइन थीटा कोस थीटा उसमें उलझे हुए हैं, उनके माइंड में वो चल रहा है। क्यों? अध्यापक ने पूरी रील फिट कर रखी है, लाल बटे कक्का, करण बटे आधार, लंब बटे, वो वहां उलझे हुए हैं, कोस थीटा का साइन थीटा ये वो। और आपने जाते कहा हाँ भाई आज पढ़ेंगे व्यंजन है, आ जाओ हम आज सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ते हैं। अब अभी तक वो काम, उसका माइंड कहाँ चल रहा है, उसकी मानसिक क्रियाएं किस में है? आपने 5-10 मिनट पढ़ाया तब जाके तो समझ में आया कि सब, अच्छा विषय बदल गया क्या? इतने में आपने पूरी कविता पूरी कर दी। ऐसा ही होता था? ऐसा नहीं करना है। कहते शुरू के 5 मिनट अध्यापक बच्चों से क्या करे? वार्तालाप करे। अध्यापक बच्चों को किससे जोड़े? विषय वस्तु से जोड़े। और उसके बाद जोड़ने के बाद बच्चों की एक्टिविटीज पर ध्यान दे 5 मिनट। अरे कल क्यों नहीं आया था? हाँ तू क्यों नहीं आया? होमवर्क पूरा है क्या? इस तरह से बच्चों से क्या करना है? जुड़ना है। तो 10 मिनट हो गए, फिर आपको बच्चों से क्या करना है? पढ़ाना है। कितने मिनट हो गए? 30 मिनट हो गए। फिर पढ़ाने के दौरान बालकों से क्या करने हैं? प्रश्न पूछने हैं। पाठ पढ़ाने के दौरान आपको क्या पूछने हैं? प्रश्न। जो चीज आपने पढ़ाई है उससे संबंधित प्रश्न है पूछने हैं 5-7 मिनट। फिर आपने जो विषय वस्तु ने लिखने के लिए दी, फिर वो आपने क्या करनी है? चेक करनी है। तो 45 मिनट का समय पूरा हो जाता है। परंतु हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो एक दिन कॉपी चेक करते हैं पूरी, सारे दिन। तो ये कोई शेड्यूल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बालक की जैसी रुचि होगी वैसे ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। और बालक की रुचि कैसी होती है? बालक कहता है गुरुजी पाठ लंबा है जी, और आप सभी 12वीं पढ़ के आए हो? कहा नहीं पढ़ के आए। और 12वीं में एक पाठ था, कौन सा? एन फ्रैंक की डायरी। कितने ही दिनों में पूरा किया था हमने, याद है? तो बस एक ही चैप्टर पढ़ा करते थे उसका, वो दिमाग से बाहर हो जाता था। हम यहाँ घुस गए, हम यहाँ घुस गए, डॉक्टर ये आ गए वो आ गए, पाठ समझ से बाहर था ना।
अगर वो पाठ एक ही दिन में पूरा करवा दे तो फिर नहीं हो सकता, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए एक शेड्यूल बनाया गया और वो प्लेटो का सिद्धांत था, जिसमें कहा गया कि बालक जैसा चाहता है आपको उसी के अनुसार क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। आज की जो मनोविज्ञान है वो किस सिद्धांत पे चल रही है, उसी सिद्धांत पे चल रही है, क्योंकि आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। आपको पूछ सकता है वर्तमान में कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही है, यानी बालक को कहां रखा गया है, केंद्र में। और ये किस संप्रदाय की देन है, किसकी देन है, प्लेटो की। तो सबसे बड़ा प्रश्न हो गया ना, इसीलिए सबसे पहले अपने को इस संप्रदाय को पढ़ना क्या था, अनिवार्य था। तो इसमें लिखना है आपको, लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बच्चों की रुचि, अभिक्षमता के अनुसार बाहर निकाला जाए, बाहर निकाला जाए। नई लाइन से इसी में लिखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा इसी संप्रदाय की देन है। हाँ माठ साहब ने राम रमी दे दी आप सभी को। और बताइए भाई, इसी में लिखे आगे, बालक को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर अपन पढ़ेंगे संरचनावाद। संरचनावाद कह दो चाहे इसे मैं अस्तित्ववाद कह दूं, अस्तित्ववाद। ठीक है, इस संप्रदाय की स्थापना 1892 में हो गई थी। क्या है ना, लिख लिया करो, जो चीज लिखवाता हूँ वो इंपॉर्टेंट ही होती है। सबसे पहला संप्रदाय है ये मनोविज्ञान का। क्यों 1890 में पुस्तक आई थी, कौन सी? अब ये तुम्हारी कमजोरी है, मेरी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आई थी ना। मैंने साइकोलॉजी का इतना ही मैटर कराया कि मैं 10 मिनट में बोल दूं वो सारा मैटर। और तुम लोगों को कितने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, अभी तक तुम लोगों ने याद नहीं किया, हद हो गई। एक ही किताब याद करवाई है, कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और उसके 2 साल बाद में इस संप्रदाय की क्या होती है, स्थापना होती है। पहले इस शब्द को समझो, और कुछ नहीं समझना अपने को, पहले इस शब्द को समझते हैं। संरचना क्या होती है बेटा? संरचना भी कोई आकार हो सकता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया ना। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है, एक संरचना है ना। इस संरचना को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
एकदम समझ सकते हो क्या इसको? तो माइंड लगाना पड़ेगा, मस्तिष्क लगाना पड़ेगा ना कि यार इसमें क्या क्या बन रहा है यार, एक त्रिभुज तो देखो ये बन रहा, एक ये बन रहा, अगर इस तरह से बनाएंगे तो स्टार बन गया। तो दिमाग ने आगे वाला भाग अपने आप खोला कि नहीं खोला कि इस तरह से त्रिभुजों को दो को करेंगे तो स्टार बनेगा। और क्या बन रहा है यार, ये दूर से देखेंगे तो एक घर सा भी दिख रहा है, झोंपड़ी सी भी लग रही है। यानी मस्तिष्क क्या कर रहा है, अलग अलग भागों में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो बस यही संरचनावाद है, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया अगर याद रहे। संरचना का अर्थ होता है हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके सामने जब समस्या आती है तो वो समस्या को क्या करता है, देखता है, देखता है ना। और प्रत्येक समस्या के क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। जैसे इस समस्या के क्या है, अलग अलग भाग है ना, त्रिभुज भी दिख रहा है, झोंपड़ी भी दिख रही है, एक कलाकृति भी दिख रही है ऐसे। तो प्रत्येक समस्या के क्या होंगे, अलग अलग भाग होंगे। और उस अलग अलग भाग को समझने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की क्या चाहिए, मानसिक योग्यताएं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया त्रिभुज, तो आपको गणित का ज्ञान आना जरूरी है। मैंने कहा झोंपड़ी, यानी आपको आर्ट आनी जरूरी है, कला। मैंने कहा ये इस तरह की एक आकृति बन रही है तो आपको पेंटिंग आनी भी जरूरी है। यानी मस्तिष्क के क्या है, अलग अलग भाग हो गए। कहने का भाव ये है, संरचनावाद उसे कहते हैं जब हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, उस समस्या के बहुत सारे क्या होंगे, भाग होंगे, और उन भागों को समझने के लिए में अलग अलग प्रकार की मानसिक योग्यताएं चाहिए। बस यही है क्या, संरचनावाद। और ये कहते हैं कि जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो हमें पहले क्या सीखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। ये सिद्धांत है, बूंद बूंद करके सागर बनता है, घड़ा भरता है। चलो तेरे बाड़ी राख दी सागर। तो बूंद बूंद से क्या बनता है, घड़ा। तो ये कहता है वैसे ही छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती हैं। होता है कि नहीं होता। हम धीरे धीरे करके डेली के, जैसे हम हिंदी की बात करें, मैं हिंदी को बहुत बड़ा सब्जेक्ट मानता हूँ, इंग्लिश को बहुत बड़ा सब्जेक्ट मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो व्याकरण है बहुत बड़ी है, बहुत सारे शब्द हैं। आप ये मानो पर्यायवाची आप एकदम याद नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। और डेली के 5 याद करने लग जाओ तो 3 महीने में जितने पर्यायवाची होंगे वो सारे आपके याद हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे। हमने क्या कर लिया, समस्या हमारे सामने क्या थी, पर्यायवाची शब्दों की थी, परंतु हमने उनको क्या कर लिया, समाधान कर लिया। समस्या को हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया, टुकड़े कर लिए। और टुकड़े करने के बाद समस्या क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। बस यही संरचनावाद कहता है। ये कहता है समस्या को क्या कर लो, टुकड़ों में बांट लो, और फिर उस समस्या का क्या कर दो, हल कर दो। ये क्या कहलाएगा, संरचनावाद कहलाएगा। समझ में आ गई संरचनावाद की थ्योरी क्या है। तो ये कहना चाह रहा है कि संरचनावाद जो होता है वो किस ओर से किस ओर चलता है, अंश से पूर्ण की ओर। अंश क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, और छोटे छोटे टुकड़ों से देखो हमने 5 पर्यायवाची याद किए और एक दिन हमारे पास सारे पर्यायवाची याद हो गए, तो हो गया ना अंश से पूर्ण की ओर। हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही संरचनावाद है। मेन थीम याद होनी चाहिए अपने को। मैं आगे बार बार नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा संरचनावाद के अनुसार। आगे जब अधिगम पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए संरचनावाद क्या है। संरचनावाद दोबारा बता देता हूं, समस्या का वह रूप जिसके अनेक भाग होते हैं, और उन्हें समझने के लिए हमारी मानसिक योग्यता को क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। प्रत्येक योग्यता को समझने के लिए हमें अनेक मानसिक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यही क्या है, संरचनावाद है। अब इससे जी कोई बता सकता है तो देख लेना, 2-3 उदाहरणों से समझा दिया, इस फोटो से समझा दिया, पर्यायवाची शब्दों से समझा दिया। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। तो इसमें लिखो संरचनावाद में, इसके प्रवर्तक लिखते हैं। अब प्रवर्तक तो मैं वैसे ही ट्रिक से याद करवा दिया आपको। संरचना कब छपती है, संरचना कब छपती है, जब मम्मी वाला फूंट आकर लगता है तो संरचना क्या हो जाती, छप जाती है। बताया था ना। तो विद्वान कौन है इसके, विलियम है वोंट, और इनका साथ किसने दिया था, टिचनर ने। ये टिचनर इससे बड़ा विद्वान था वैसे देखे तो। संरचनावाद में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, टिचनर का रहता है, परंतु फिर गुरु का नाम तो आना अनिवार्य है, तो इसीलिए इनके गुरु का नाम पहले आता है। तो आप लिखेंगे यह संप्रदाय, यह संप्रदाय मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन वह पहला संप्रदाय है, पहला संप्रदाय है
सबसे प्राचीन व पहला संप्रदाय है, आगे लिखेंगे, संरचनावादियों के अनुसार प्रत्येक समस्या के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को समझने के लिए अलग अलग मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, संरचनावाद में समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में समझा जाए, फिर संपूर्ण रूप से समझा जाए। लिख लिया? यह सिद्धांत या यह संप्रदाय, यह सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। सही बात है ना? अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो अंश हो गया ना, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर पूरी समस्या वैसे ही छोटे छोटे को पढ़ेंगे तो विश्लेषण हो गया, और पूर्ण रूप से समझ लिया तो फिर संश्लेषण हो गया। तो ये हो गई ना बात है, ये शिक्षण सूत्र हो गया। यहां लिखेंगे संरचनावादी अंतःनिरीक्षण विधि पर बल देते हैं। संरचनावादी कौन सी विधि पर बल देते हैं? अंतःनिरीक्षण विधि पर। अंतःनिरीक्षण विधि क्या होती है? अंतः खुद, और निरीक्षण का मतलब जांच करना, यानी व्यक्ति स्वयं की क्या करे? जांच करे, स्वयं का आंकलन स्वयं करे कि मुझ में क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। तो इसमें व्यक्ति स्वयं जांचता है, और ये तो कन्फर्म है अवैज्ञानिक है ये। अंतःनिरीक्षण विधि क्या है? कैसे है अवैज्ञानिक? हाँ सही है भाई, तुम्हारा भी सही है। कैसे है अवैज्ञानिक? सीधा सा है। लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आप अपने बारे में बताओ,
हाँ, अंतर्निरीक्षण विधि का यही तो अर्थ है कि व्यक्ति को कह दे कि तुम तेरे बारे में बता। मैं किसी को कह दूं कि आप अपने बारे में बताओ, तो क्या आप अपने गलत कार्यों के बारे में बताओगे? आप नकारात्मक पक्ष बताओगे नहीं, आप ये कहोगे मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जागरण में जाता हूं, लोगों की मदद करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। यानी व्यक्ति अपने उन तथ्यों को छुपाने का प्रयास करेगा जहां उसके व्यक्तित्व पर क्या लग रही हो, चोट लग रही हो, या उसके व्यक्तित्व को कमजोर कर रहा हो, वही छुपाएगा कि नहीं छुपाएगा? तुम लोग ऐसा ही करते हो? अपनी कमजोरी किसी को बताते हो? नहीं बताते, फिर हम वैसे ही रह जाते हैं। तो ये विधि इसीलिए वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें तथ्यों को क्या किया जाता है, छुपा लिया जाता है। तथ्यों को क्या कर लिया जाता है, छुपा ले। और जहां तथ्य छुप गए तो फिर वहां तो आंकलन सही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए ये विधि क्या है, अवैज्ञानिक विधि है। तो अंतर्निरीक्षण विधि अवैज्ञानिक है। अब हम 2 नंबर संप्रदाय की बात करें। संप्रदाय का नाम है प्रकार्यवाद। सॉरी, प्रकार्यवाद या कार्यात्मक वाद। प्रकार्यवाद या क्या है? बताओ, प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी है। और अगर मैं ये कह दूं कि इसका आपको ये पूछना है कि इसके प्रतिपादक कौन है, काम करने वालों की बात नहीं कर रहा बेटा। अब यही तो कंफ्यूज है, तभी कोचिंग ली जाती है। अब आपने कहा जॉन डीवी है जी, हमने पढ़ा है। जॉन डीवी ने जिसको काम किया था वो था प्रकार्यवाद। साथ में मैंने क्या लिखा है, इसी का विस्तृत रूप क्या कहलाया, प्रकार्यवाद। विलियम जेम्स थे। कार्य किसने किया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम है जेम्स ने किया। जेम्स ने पहले इसकी शुरुआत की, किसकी, इसकी। और उसके बाद में इस कार्य को आगे किसने बढ़ाया? जॉन डीवी ने, एंजिल ने, कुरे ने, ये अलग अलग विद्वान थे जो इस कार्य को बहुत आगे बुलंदियों तक लेके गए। ठीक है, तो वही उसी प्रकार के ये प्रश्न है। तो इसमें अगर प्रवर्तक आपको पूछ ले, प्रवर्तक, प्रवर्तक की बात कर रहा हूं, 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो पड़ता है प्रवर्तक, एक बनता है विकास। तो दोनों प्रश्न अलग, उत्तर अलग अलग। अगर आपको प्रवर्तक पूछे तो आपका इसका उत्तर होना चाहिए विलियम है जेम्स। अगर वो विकास की बात करे तो उत्तर आना चाहिए जॉन। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। एक बार ये प्रश्न भी आ गया आप बड़ा कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? क्या प्रश्न है? हाँ, अब बताओ, जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक थोड़ी है। क्या है वो? शिक्षाविद है। क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं है वो। ये प्रश्न आया हुआ है। अब बताओ, हम तो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, और हम जॉन डीवी उत्तर कैसे कर सकते हैं? परंतु विकास की बात करें, आगे कौन बढ़ा के लेके गया, तो फिर उसकी बात आ जाती है। तो ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक वो नहीं है। तो इसमें आप लिखिएगा, प्रतिपादक आप लिखें इसमें, प्रतिपादक विलियम जेम्स विश्वविद्यालय लिखें। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ये मत सोचना कि गुरुजी ने मेरे को गलत कर दिया, नहीं, आपके प्रश्न को सही किया बेटा, ताकि भविष्य में आपका ये गलत ना हो। विश्वविद्यालय का नाम है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कहाँ पड़ता है ये? यही गोपालपुरा में पड़ता है क्या? यही है ना, पास में ही? अमेरिका में पड़ता है बेटा। ठीक है, अब इसका नीचे लिखेंगे विकास। इसका विकास किसने किया? विकास में आप लिख लीजिए जॉन डीवी, और इसके आगे लिख ही लेना बेटा तो ऐसे, शिक्षाविद, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया गया है तो अपन इसकी रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्या है ये? शिक्षाविद है। तो जॉन डीवी थे इसके साथ, और कौन थे? थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक, कोरे थे।
जेम्स एंजिल थे। क्या कहते हैं देखो, पहले अपन इसको समझेंगे फिर लिखेंगे। जैसे हमने संरचनावाद को समझा वैसे इसको समझते हैं। क्या है कार्य? आप यहां बैठे हो, यहां बैठे हो ना, किस मस्तिष्क से बैठे हो आप यहाँ पे? आपका कौन सा मस्तिष्क काम कर रहा है? आप यहाँ बैठे हो, या आप लोगों ने बीएड कर रखी है? आप लोगों ने एमए कर रखी है, औरों ने नहीं की है ना? कई लोग घर पे भी बैठे हैं, कई लोग अभी फसल काट रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं, है कि नहीं है? परंतु आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, उसका एक भाग है क्या? चेतना। क्या है? और चेतना का अर्थ ये है, या चेतना का कार्य ये है कि हमें क्या करना पड़ता है? समायोजन करना पड़ता है। चेतना का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन। और उन्हीं समायोजन के अंतर्गत, उसी चेतना के अंतर्गत हमें परिस्थितियों से समायोजन करते हुए अपने व्यवहार को क्या करना है? बदलना है। ये काम किसने कहा? कार्यवाद का है। इन्होंने कहा, अब मैं पूरी बात बताता हूं। इन्होंने कहा कि मस्तिष्क का एक भाग चेतना है, और चेतना का कार्य है समायोजन करना। अर्थात व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अंदर चेतना के माध्यम से जिस कार्य को समायोजन कर लेता है या समायोजित हो जाता है, वही क्या कहलाएगा? प्रकार्यवाद। अब बताऊं कैसे। जब आप पढ़ा करते थे, आप पहले पढ़ने का प्रयास किया करते थे प्रश्न को, क्यों फौजी साहब? ऐसे था ना, ये प्रश्न पहले हम रट्टा मारा करते थे, याद हो जाता था। प्रकार्यवाद, पहले मस्तिष्क से काम किया, याद करने का प्रयास किया, नहीं हुआ, चेतना ने कहा नॉट एक्सपेक्टेड, फिर कहा कोई बात नहीं ना है तो। फिर क्या करते हैं? फिर पॉइंट लिखते हैं, फिर रटने का प्रयास करते हैं, पॉइंट पॉइंट याद हो जाए। फिर पॉइंट भी याद नहीं होते तो फिर क्या करते हैं? लास्ट में फिर नकल वाला चारा तो है ही। तो ये सब क्या है? समायोजन का कार्य है। अगर वो नकल नहीं मारेगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो उसका मानसिक विकास क्या होगा? प्रभावित होगा, बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी तो वो क्या हो जाएगा? मॉल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजित हो जाएगा। रिजल्ट आएगा तो फेल का आएगा, फिर घर वाले गाड़ी निकालेंगे। गाड़ी निकालेंगे तो फिर लड़का क्या करेगा? कहीं बाहर जाएगा, बाहर जाके या सिगरेट पिएगा या फिर बियर पिएगा, और बियर पी के फिर वो बाइक चलाएगा। बाइक चलाएगा तो वो बाइक कहीं ना कहीं भिड़ेगी। भिड़ेगी तो आगे वाले से क्या होगी? थापामुखी होगी। थापामुखी होगी तो फिर केस कहां जाएगा? पुलिस थाने में जाएगा। पुलिस थाने में जाएगा तो उसका कैरियर है खराब। या फिर हो सकता है वो इतनी तेज चलाए कि उसका राम नाम ही सत्य हो जाए। हैं? कहाँ चले गए वो दिन है, फिर वो गाना लगाना पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है। किस वजह से? सिर्फ समायोजन की वजह से। माइंड का चेतन भाग अगर काम कर जाता तो फिर कहां प्रॉब्लम थी? आपको ये सोच के देखो कि जब हमें बोर्ड ने ये ऑप्शन दे रखा है कि अगर फेल हो गए तो आप अगले साल कर सकते हो, क्यों दे रखा है? क्योंकि वहां मनोवैज्ञानिक बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बालक, हो सकता है बालक का मानसिक विकास उस समय सही ना हो, मानसिक स्थिति सही ना हो, घर की पारिवारिक स्थिति सही ना हो, अगले साल कर लेगा। इसलिए कितने साल देते हैं? 5 साल देते हैं आपको। 5 सालों में आप कभी भी क्रॉस कर सकते हो। परंतु हमें तो ये पहले साल से ये सब कुछ है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ इसमें आप लिखेंगे, प्रकार्यवाद में लिखो। देखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क का एक भाग, मस्तिष्क का एक भाग चेतना है, और चेतना का कार्य है चेतना का कार्य है चेतना का कार्य है समायोजन करना है। चेतना का कार्य समायोजन है, समायोजन करना है, जो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार को, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार को बदलने में
सहायता प्रदान करता है, प्रदान करता है। इसके नीचे भी सेम लाइन लिखोगे, यह सिद्धांत भी अंतः निरीक्षण, यह सिद्धांत भी अंतः निरीक्षण है, यह सिद्धांत भी अंतः निरीक्षण है, विधि पर बल देता है, चलिए नेक्स्ट अपन संप्रदाय की बात करेंगे। संप्रदाय का नाम है, कौन कितना नंबर संप्रदाय है बेटा? ये 4 है क्या? व्यवहारवाद। संप्रदाय का नाम क्या है? व्यवहारवाद। और वैसे व्यवहारवाद और वैसे वाटसन, याद रह जाएगा। अब 3 चीजें याद रखनी है इसकी। व्यवहारवाद जैसे ही नाम आए आपको 3 चीजें याद आनी चाहिए। वैसे क्या है? व्यवहारवाद है गुरुजी। ठीक है बेटा, व्यवहारवाद। अब देखो व्यवहारवाद में कितने वह हैं? एक तो ये रहा, इससे व्यवहारवाद है, इससे कौन है? वाटसन। और इससे क्या है? इतना ही याद रखना है इसका, इतना ही फंडा है। व्यवहारवाद में 3 आदमी, एक है कौन है? वाटसन। इसके प्रवर्तक कौन है? वाटसन। अब जितने हमने 3 संप्रदाय पीछे पढ़ के आए, प्लेटो का संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियां तो बाहर निकालनी है। तीनों संप्रदाय यही कह रहे हैं। प्लेटो ने ये कहा, संरचनावादियों ने क्या कहा कि पहले बालक धीरे धीरे करके समझे, यही तो कहा। और तीसरे में उसने कहा कि चेतना, चेतना कहाँ है? आंतरिक की तरह, यानी तीनों अंतर्निहित शक्तियों की बात कर रहे हैं। परंतु ये संप्रदाय किसकी बात कर रहा है? वातावरण की। अर्थात किसकी बात हो गई? बाह्य की। आंतरिक नहीं है ये तीनों के क्या है? खिलाफ है ये। यानी संरचनावाद के खिलाफ है, प्रकार्यवाद के खिलाफ है। कौन है? वाटसन। वाटसन कहते हैं कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो आपके व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो बताओ इन व्यवहारवाद में ये चीजें है नहीं क्या? 3 तो शब्द आ गए, वाटसन आ गया, व्यवहारवाद आ गया और वातावरण। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछ सकता है वातावरण पर सर्वाधिक बल किसने दिया है? तो कहां आवश्यकता घबराने की? वाटसन ने दिया है। याद रह जाएगा। इतनी बात है। ये कहता है कि आसपास का जो वातावरण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं यहां से प्रश्न पूछूं, आपको ये पूछ लूं कि मूल व्यवहारवादी कौन है? ये प्रश्न आया हुआ है। मूल व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी कौन है? सोच लो थोड़ा सा। स्किनर क्या है? आदमी है जी। बीएफ है जी। बीएफ है क्या? अरे बीएफ नाम है बिंगो। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर पूरा नाम। हाँ स्किनर ही है। मूलतः प्रथम व्यवहारवादी की बात करें तो कौन है? स्किनर है। उसके बाद में आए हैं ये और तो, ठीक है, गुथरी वगैरह आ रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो इस संप्रदाय में सबसे पहले आप लिख लो, सन लिख लो इसका 1913। 1913 प्रतिपादक लिखें, प्रतिपादक लिखें जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। अब तुम लोग बता दो, मैं कल आपको करवा के गया था, जेबी वाटसन ने क्या क्या कहा था? इसने क्या कहा था? अरे तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उनको वंश को जाने बिना उन्हें चोर डाकू वकील है। अब बताओ वहां पर किसकी भूमिका दिख रही है? वो कह रहा है मुझे किसी वंश का कोई मतलब नहीं है, मैं किस में रखूंगा उसको? वो कुछ भी बन सकता है। बताओ वातावरण पे बल दिया कि नहीं दिया? वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या क्या कहा? धनात्मक विज्ञान कहा, निश्चित विज्ञान कहा, शुद्ध विज्ञान कहा था ना? तो भाई शॉर्ट्स भी देखा करो थोड़े थोड़े। चलो इसमें आप लिखें, प्रतिपादक लिख लिया जेबी वाटसन। स्थापना लिखें, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना। और स्थापना में लिखें थॉन हिपकिंस विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय अमेरिका, अमेरिका क्या अमेरिका, राजस्थानी तो अमेरिका बोलते हैं इसको, होता क्या है अमेरिका। मूलतः व्यवहारवादी या प्रथम व्यवहारवादी बोले, ये प्रश्न इसी तरह से आया था, लिखा था मूलतः व्यवहारवादी कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, पीएफ स्किनर। मूलतः व्यवहारवादी कौन है, ठीक है। फिर आप लिखें उत्तर व्यवहारवादी, उत्तर का मतलब होता है बाद में, कौन क्या कर रहा है, तो मूलतः व्यवहारवादी में लिखें गुथरी, गुथरी, फेंटर, गुथरी, फेंटर ये नए की मात्रा है, ठीक है, और स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, लिख लिया ना सभी ने, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी में लिखो सहचर्यवादियों, सहचर्यवादियों व संरचनावादियों ने संरचनावादियों ने बालक के विकास में अंतर्निहित 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 शक्तियों को, अंतर्निहित शक्तियों के विस्तार पर बल दिया है, जबकि व्यवहारवादियों ने बालक के वातावरण, आप ऑब्लिक में लगा के लिखेगा परिवेश, इंग्लिश में लिखना चाहो इन्वायरमेंट, और वातावरण कौन सा भाई, आसपास का वातावरण जो होता है ना, वो राजस्थानी में एक कहावत है ना, क्या कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके लिए राजस्थानी में एक कहावत है, कौन सी, कालिया कन गोरियो बैठा रंगना बुद्धि तो आई जे, कहावत है ना कि काले आदमी के पास गोरा आदमी बैठता है तो ये जरूरी नहीं है उसके पास रंग आ जाए, हो सकता है उसकी लक्षण तो आएंगे आएंगे, बुद्धि तो आई आएगी। तो ये किसको प्रभावित करती है, वातावरण को। ये कहावतें आपके बुजुर्गों के मुंह से सुनी होगी आपने, करेला करेले को देखकर रंग बदलता है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ये सब किसका कारण है, वातावरण का है, ठीक है। एक मित्र क्लास में आपके साथ पढ़ता है, वो सिगरेट पीता है, उसका प्रभाव आपके साथ पड़ेगा, कन्फर्म पड़ेगा, आज नहीं तो 4 दिनों में पड़ेगा, ठीक है। वो कहते पहले पहले कुछ नहीं होता, पहले वो तो नहीं यार मेरे को स्मेल आती है, और पता ही नहीं चलता भाई, मजे आ जाते हैं ऐसे, अरे चले जाए तो मेरे को बोल देना यार तू इलायची खा ले, कुछ नहीं होता, फिर वो कहता ना 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 मुझे देखा हुआ है, मैं क्यों, मैं भी तो रहा हूँ ना, फिर क्या करते हैं ऐसे यहाँ करके मुंह की तरफ ठोकते हैं उसके, फिर उसको वो स्मेल नासों में जाती है, तो धीरे धीरे यार है तो ठीक है यार, खुशबू तो ठीक आ रही है, फिर उसको तर्क देते हैं, वातावरण के जो लोग होते हैं तर्क देते हैं, देख अरे भगवान ने सारी चीजें जानवरों के लिए बनाई है, तंबाकू ही एक ऐसी चीज है जिसे इंसानों के लिए बनाया गया है, क्योंकि तंबाकू तो जानवर ही नहीं खाते, ये तो इंसान खाते हैं, तो अभी रख के देख ले यार, तू रख पीसा रख के देख ले, जानवर खा जाएंगे, देखो कितने बड़े तर्क है उनके पास नशा करवाने के लिए, तंबाकू रख के देख नहीं खाएंगे, अरे तंबाकू इंसानों के, तू सोच के देख किसके लिए बनाई फिर भगवान ने, अगला सोचता है यार हाँ यार ये बात तो सही है, जानवर नहीं खाते तो फिर किसके लिए बनाई, इंसान ही बच गया, फिर इंसान के लिए बनाई है यार,
ले ले कुछ नहीं होता यार, भाई जी से खून बड़ा पतला पड़ता है, बीमारी नहीं होती, खांसी नहीं आती, गला नहीं बैठता, उसके क्या गिनाएंगे गुण। और धीरे धीरे करता करता वो थोड़ा सा लगाएगा, फिर और थोड़ा सा, फिर वो कहेगा एक अलग दे मेरे को, ऐसे करते करते वो क्या हो जाएगा आदि। इसीलिए कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, पड़ता है ना। इसीलिए अपनी जो मित्र मंडली है वो हमेशा कैसी रखो, अच्छी रखो। आप मित्र पालते हो ना, ये व्यवहारवाद जो कहता है, वो कहता है कि वातावरण के अनुसार से पालते हो, जिससे जितनी आवश्यकता है उतनी मित्रता, उसके बाद में बाय तू तेरे काम मैं नहीं रखनी चाहिए। ऐसे मित्र एक ऐसा रखो, आप वहां उपस्थित नहीं हो और आपकी बुराई हो रही हो, तो फिर वो मित्र आपका क्या करे, स्टैंड करे, वहां से आपकी बात सुनकर ना आए। कोई आपकी बुराई कर रहा है ना, तो फिर चार रख के आ जाए कि मैं यार तेरे बारे में सुन सकता हूँ क्या। मित्र ऐसा होना चाहिए, परंतु आजकल ऐसे मित्र है नहीं, सुन के आते हैं, भाई तेरे बारे में वो आदमी ऐसे कह रहा था, तो तूने कुछ नहीं कहा, भाई करने को मैं बहुत कुछ कर देता, मैं तेरे पीछे मर्डर कर सकता हूँ, पर भाई यार फिर मैंने सोचा तेरे पे कोई बात ना आ जाए। फिर वो कोई मित्रता है क्या? वो सबसे झूठा मित्र है जो आपको आके बताता है तेरी बुराई हो रही थी। तो इसीलिए वातावरण में ऐसे मित्र रखो जो आवश्यकता पड़ने पर आपका क्या दें, साथ दें। आप नहीं हो तो ऐसा महसूस हो कि मैं वहीं बैठा हूं। तो वातावरण ये कहता है कि तो आपका बाह्य वातावरण है उसमें मित्रता अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे। बालक के वातावरण है, जबकि व्यवहारवादी बालक के वातावरण को महत्व देते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है कि मैं अब बातों बातों में भूल गया ना, जबकि व्यवहारवादी बालक के वातावरण को महत्व देते हैं, लाइन को कैसे जोड़ें। क्योंकि वातावरण है, वातावरण है व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। एक लाइन आप स्वयं लिख लीजिएगा। हो सकता है एक बार मैंने ये लिखवाई नहीं, पेपर में आ गई, बच्चों ने कहा गुरु जी थे मान पर्यावरणवाद कौन करवायो जी, क्या नहीं करवाया, पर्यावरणवाद नहीं करवाया जी आपने, और सारा कुछ करा दिया। अरे तो पर्यावरणवाद वही तो है जिसमें किसकी बात होगी, पर्यावरण की। और पर्यावरण को हम क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, वातावरण। और वातावरण को हम क्या कहते हैं, परिवेश। तो बात तो वही है। तो लिख लेना भाई, यहाँ थोड़ा सा लिखना चाहो तो देख लो, वातावरण या परिवेश को अधिक महत्व देने के कारण, वातावरण है और परिवेश को अधिक महत्व देने के कारण इसे इसे पर्यावरणवाद भी कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, अगर आप ऐसा करते हो तो प्रशंसा के पात्र हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरणवाद भी बोलते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन वो लिखवा दी थी ना मैंने, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, और वो सारा काम हो गया था क्या? सारी परिभाषाएं हो गई थी। अब नीचे लिखेंगे, व्यवहारवादियों ने, व्यवहारवादियों ने व्यक्ति व्यवहार की चार प्रविधियां बताई हैं, चार प्रविधियां बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले अवलोकन विधि। कौन सी? अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन, अरे अवलोकन देखना, देख तेरे ते तुझको सांझ सवेरे, ऐसे से है ना वो एक, यानी देखना। और देखकर किसी के व्यवहार का क्या लगाना, पता लगाना। आप किसी आदमी को वॉच करने लग जाओ डेली कि मुझे इसकी निगाह रखनी है। ठीक है, ये आदमी कहाँ जाता है, किस किस से बात करता है। 10 दिनों के बाद में आपसे अगर उसके बारे में पूछना ये आदमी कैसा है, तो आप उसका क्या कर दोगे, निर्धारण कर दोगे आदमी ऐसा है गुरु जी।
ये आदमी सुबह इतने बजे उठता है, ये सबसे पहले ये काम करता है, फिर ये करता है, फिर इससे मिलता है, वो आदमी किस कैटेगरी के हैं, आप अपना रिव्यू दे दोगे कि नहीं दे दोगे? तो सबसे पहले व्यवहारवादी कहते हैं कौन सी विधि, अवलोकन कह दो या इसे हम क्या कह दें, निरीक्षण विधि। ठीक है। दूसरी परीक्षण विधि, परीक्षण विधि जिसमें क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, बिंदु देकर, बिंदु देकर टेस्ट लिया जाए। ठीक है। तीसरा शब्द विवरण विधि, शब्द विवरण विधि। तुम लोगों से करवाए थे क्या, एम में कर रखी है क्या किसी ने साइकोलॉजी से, यहाँ पे है कोई, किसी ने नहीं की? चलो मैंने सोचा की है तो चलो एक मेरा सहयोगी हो जाता। अनुबंधन विधि, अब मैं समझाता हूं आपको, ये तो दोनों समझ में आएगी। निरीक्षण विधि जिसमें बाहर से आदमी के व्यवहार को देखा जाता है, परीक्षण में व्यवहार का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। शब्द विवरण विधि ये क्या है, इसमें बालक के मन का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। जैसे मैं आपसे किसी, जैसे मैं कह दूं आप मेरे मेरे बारे में 100 शब्द बोलो, एक तो बताऊंगा नहीं मैं पहले दिन, हाँ तो आती होती है ये, जिसे हाँ आंसू वाला वही सेम ही खड़ा कर लिया और कहा कि मेरे बारे में 100 शब्द बोलो, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी बोलने हैं। क्या बोलोगे तुम? जो मन के अंदर फीलिंग होंगी वो अपने आप ही कहाँ जाएगी, अभिव्यक्त होंगे कि नहीं होंगे, आपके मन में जो निकलेगा ना वो अपने आप ऑटोमेटिक ही बाहर निकले। आप अपनी माँ पे 100 शब्द बोलो, आप अपनी पत्नी पे 100 शब्द बोलो, आप अपने भाई पे 100 शब्द बोलो, अगर किसी का रिव्यू लेना हो ना व्यवहार का, तो आप ऐसा उसको कह दो कि 100 शब्द बोल दे मेरे बारे में। हो सकता है वो आपके बारे में 2-4 लाइनें बोले, उसके बाद में उड़ जाएगा, और रुकना तो है ही नहीं, फिर लगातार बोलना है। ठीक है। जब ये मेरा भी टेस्ट हुआ था ये, और मुझे उस समय बिंदु मिला था, बिंदी, बिंदी जानते हो ना, माथे जो लगती है ये, तो फिर उस पे 100 शब्द बोलने थे। खुद बोल के देख लो 100 शब्द कैसे बोल सकते हैं, और वो बिना रुके से एक ही सांस में, तो यहाँ बोलना पड़ता है। तो मन के जो भाव होते हैं वो क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब हम व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो फिर ये मैं दोबारा वहां डिटेल से करवाऊंगा आपको, तब इसको और बढ़िया तरीके से। अनुबंधन विधि, किसी से कनेक्ट करके पढ़ाना। अनुबंधन होता है ना, मेरा आपके साथ अनुबंधन है, अनुबंधन का मतलब संबंध है, व्यवहार है, उससे कनेक्ट करके पढ़ाना। आप हमेशा इसी तरह से रहे, मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं, आप अपने व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन कर लें तो आप ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे, आप अपने चाल में इस तरह परिवर्तन कर लें तो आपका व्यक्तित्व सुधर जाएगा। ये चीजें क्या है, सारी डेवलप ही तो करती हैं। आप किसी को देख कर फिर अपने अंदर क्या करते हो, परिवर्तन, तो अर्थात क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। याद रह जाएगा इतना। चलिए, तो उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, इधर ही रह गया क्या।